Hello, bankers. Welcome back to Shore Increment. Let us start chapter 30 of module D, money markets. So let us start with money market definition. Money markets are very important components of financial system as they provide borrowers such as individual investors, institutions, government, etc. with short-term funds at a reasonable price. मनी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का बिकॉज ये मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे टू द बोरोवर्स। और ये बोरोवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं एंड गवर्नमेंट हो सकती है। Lenders will also have advantage of liquidity as the security in the money markets are short term. It is a market for short term funds with maturity ranging from overnight to 1 year. इन दिस मार्केट लैंडर्स को भी एडवांटेज होता है लिक्विडिटी का बिकॉज ये शॉर्ट टर्म फंड मार्केट है जिसकी जो मैच्योरिटी की रेंज होती है वो होती है ओवरनाइट टू 1 year. Let us study some types of. Let us move to our next topic. Types of money, call money, notice money and term money. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं. द पीरियड ऑफ लैंडिंग मे बी for a period of 1 day, which is called call money, and between 2 to 14 days, which is known as notice money. अगर लैंडिंग का पीरियड 1 दिन का होगा तो उसे हम कॉल मनी के नाम से जानते हैं. एंड फर्दर अगर 2 days से 14 days के बीच भी लैंडिंग होगी तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है. टर्म मनी रेफर्स टू borrowing lending of funds for a period exceeding 14 days and up to 1 year. एंड जो लैंडिंग होती है 14 दिन से ऊपर और 1 साल से कम उसे हम टर्म मनी के नाम से जानते हैं. The interest rate on such fund depends on the surplus fund available with lenders and the demand for the same, which remains volatile. In the money market, interest rate on funds, जो funds के ऊपर interest rate है वो volatile रहता है, वो change होता रहता है and mainly 2 चीज़ों पर depend करता है. फर्स्ट इज सरप्लस फंड कितना है लेंडर्स के पास, लेंडर्स जो लेंड करते हैं इस मार्केट में उनके पास कितना सरप्लस फंड है. एंड सेकेंडली उस फंड की डिमांड कितनी. इन्हीं दोनों रीजन के कारण इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट के अंदर जो फंड्स है वो चेंज होता रहता है, वोलेटाइल रहता है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट. इसमें हम देखेंगे कि मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेट्स हैं, कौन कौन इसमें डील कर सकते हैं. This market is supervised by Reserve Bank of India, which issues guidelines for the various participants in call notice money markets. मनी मार्केट सुपरवाइज की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और आरबीआई की तरफ से ही गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि कॉल और नोटिस मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स इन कॉल नोटिस मनी करंटली इंक्लूड बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड selected mutual fund. Of these banks and primary dealers can operate both as borrowers and lenders in the market. Call and notice money market में जो main participants हैं वो है banks, primary dealers, development finance institutions, insurance company और कुछ selected mutual funds. इनमें से banks और primary dealers इस market में borrow भी कर सकते हैं और lend भी कर सकते हैं. Let us see कि borrowing limits जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कौन से बैंक्स कितनी बोरोइंग कर सकते हैं कॉल एंड नोटिस मनी में अंडर मनी मार्केट्स. हियर वी कैन सी फर्स्ट फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंक्लूडेड है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है. अंडर कॉल एंड नोटिस मनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक एवरेज डेली बेसिस पे 100% ऑफ कैपिटल फंड्स बोरो कर सकते हैं एंड ऑन एनी गिवन डे 125% अपने कैपिटल फंड्स का बोरो कर सकते हैं अंडर कॉल एंड नोटिस मनी. एंड अंडर टर्म मनी के अंदर इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट अस मूव टू पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स की प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट क्या है. अंडर कॉल नोटिस एंड टर्म मनी 100% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स एक एवरेज डेली बेसिस पे एंड 125% ऑन एनी गिवन डे अपने कैपिटल फंड्स का बोरो कर सकते हैं. फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स
कॉल नोटिस एंड टर्म मनी में इनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट डिपॉजिट होगा उसका 2% ही बोरो कर सकते हैं. एंड फॉर प्राइमरी डीलर्स अंडर कॉल एंड नोटिस मनी they can borrow 225% of their net own funds, and under term money this borrowing limit is same, that is 225% of their net own funds. ये कुछ borrowing limits है, इन्हें ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है. Let us move to our next topic कि मनी मार्केट्स में ट्रेड कैसे कंडक्ट होती हैं. How trades are conducted. The trades are conducted or NDS call system, which is an electronic screen-based system set up by RBI for negotiating money market deals between entities permitted to operate in money market. मनी मार्केट में जो ट्रेड्स होती हैं वो एनडीएस कॉल सिस्टम के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं. एनडीएस की फुल फॉर्म होती है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है, आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया है. एंड थ्रू दिस जो एंटिटीज होती हैं मनी मार्केट में जो ऑपरेट करती हैं वो नेगोशिएट करती हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करती हैं. The settlement of money market deals is by electronic fund transfer using real-time gross settlement (RTGS) system operated by the RBI. The repayment of borrowed funds also takes place through the RTGS system on the due date of payment. जो भी ट्रेड्स मनी मार्केट में एग्जीक्यूट की जाती हैं उसका सेटलमेंट होता है आरटीजीएस के थ्रू, एंड रीपेमेंट जो होता है borrowed फंड का वो भी आरटीजीएस सिस्टम के थ्रू ही होता है. So let us move to our next topic, Treasury Bills. Treasury Bills, T-bills are money market instruments offered for the purpose of financing short-term debt obligation of the government of India. Three types of T-bills are issued, namely 91 days, 182 days, and 364 days Treasury bills through a competitive and non-competitive bidding process of auction. Treasury bills एक money market instrument है and ये ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि उन्हें जो फाइनेंस चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो फुलफिल हो सके. तीन टाइप होते हैं ट्रेजरी बिल्स के. फर्स्ट इज फॉर 91 डेज, सेकंड इज फॉर 182 डेज, एंड थर्ड इज फॉर 364 डेज ट्रेजरी बिल्स. The investment in the bills may be made by any person resident in India, including state governments, firms, companies, corporate bodies, institutions, trusts, and retail investors. Treasury bills में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? Let us see. Any person resident in India, कोई भी इंडिया का रेसिडेंट, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स भी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, फॉर्म्स, कंपनीज कर सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज कर सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट subject to the approval of government and provision of Foreign Exchange Management Act 1999. NRIs, overseas citizens and foreign portfolio investors भी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के एंड प्रोविजंस ऑफ FEMA Act 1999. Let us see some example of treasury bills. Here we can see example. Settlement takes place on T+1 basis. If the day of payment falls on holiday, the payment is made on the working day following the holiday. Treasury bills का settlement period T+1 day का होता है. मतलब जिस दिन ऑप्शन डेट है, जिस दिन आपने परचेज किया है, उसका सेटलमेंट डेट उसका नेक्स्ट डेट होता है. बट अगर उस डेट को हॉलीडे हो तो उसका जो नेक्स्ट डे होगा वर्किंग डे, उस दिन आपकी जो ट्रेड है वो सेटल हो जाएगी. T-bills are issued for a minimum of rupees 10,000 and in multiple of 10,000. Treasury bills 10,000 का मिनिमम कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड फर्दर मल्टीपल ऑफ 10,000 में ही इन्वेस्टमेंट है. The instrument is quoted at a discounted price to the par value of 100. The instrument is redeemed at par value with the difference between the issue price and par value representing the return on the investment. Treasury bills एक डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कोट होते हैं जिसकी पार वैल्यू 100 होती है एंड रिडीम किए जाते हैं पार वैल्यू पे. इशू प्राइस और पार वैल्यू में जो डिफरेंस होती है वही इस ट्रेजरी बिल की रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मानी जाती है. Let us move to our next instrument of money market, certificates of deposit.
Certificates of deposit is a negotiable money market instrument issued in dematerialized form by scheduled commercial banks, including RRBs, small finance bank, and selected all Indian financial institutions that have been permitted by RBI to raise short-term resources. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है और ये किस किस के थ्रू इशू किए जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स जिसमें आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंक्लूडेड है, सेलेक्टेड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परमिट किए गए हैं आरबीआई के थ्रू ताकि वो एक शॉर्ट टर्म जो फंड है वो रेज कर सके. Certificates of deposit are discounted instruments and are issued at a discounted price and redeemed at par value. Same जैसे कि हमने ट्रेजरी बिल्स में देखा था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जो इशू किए जाते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे किए जाते हैं और रिडीम्ड किए जाते हैं पार वैल्यू पे. While the tenure of issue can range from 7 days to 1 year, most CDs are issued by banks for 3 months, 6 months and 12 month tenures. इसका जो मिनिमम टू मैक्सिमम टेन्योर होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो होता है 7 days to 1 year, बट मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक्स के थ्रू इशू किए जाते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 3 months होता है, 6 months होता है या 12 months होता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, एसोसिएशंस एक्सेट्रा. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंडिविजुअल्स को इशू किए जा सकते हैं, कॉर्पोरेशंस को इशू किए जा सकते हैं, कंपनीज को इशू किए जा सकते हैं, ट्रस्ट को किए जा सकते हैं, फंड्स को किए जा सकते हैं, एसोसिएशंस को भी किए जा सकते हैं. नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर ऑल्सो परमिटेड टू सब्सक्राइब टू सीरीज. जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, वो भी परमिटेड होते हैं कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सब्सक्राइब कर सके. हाउएवर दे आर मेनली सब्सक्राइब्ड टू बाय बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट and pension funds and insurance companies. The minimum amount of certificate of deposit should be 5 lakh. That is, minimum deposit that can be accepted from a single subscriber should not be less than 5 lakh, and CD are accepted in multiple of 5 lakh thereafter. जो minimum amount of investment है certificate of deposit की वो होती है 5 lakh, और in the multiple of 5 lakhs में ही अगर किसी को 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो multiple of 5 lakhs में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. Banks are not allowed to grant loan against certificate of deposits unless specifically permitted by Reserve Bank of India. Banks को allowed नहीं है certificate of deposits के against loan देना until or unless RBI इसे permit करे. Our next money market instrument is commercial paper. RBI introduced commercial paper as a money market instrument in the Indian financial market in 1990. Commercial paper RBI के through फाइनेंशियल मार्केट में 1990 में इंट्रोड्यूस किए गए थे. A commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. Companies, including NBFCs, all India financial institutions, are eligible to issue commercial paper subject to the condition. एक commercial paper unsecured money market instrument है जो कि एक promissory note की फॉर्म में इशू किया जाता है. Companies, including non-banking finance companies and all India finance institutions eligible होते हैं कि वो commercial paper issue कर सके subject to condition. कुछ condition को अगर वो follow करते हैं तो भी वो eligible होते हैं commercial paper को issue करने के लिए. Let us see what are the conditions. First condition is any fund-based facility availed from banks or financial institutions are classified as a standard asset by all financing institutions at the time of issue. Other entities like cooperative societies, unions, government entities, trusts, limited liability partnerships, and any other body corporate having presence in India with a net worth of rupees 100 crore. कुछ other entities like cooperative societies या cooperative unions, government entities, trusts, limited liability partnership और एक कोई any other corporate जिसकी प्रेजेंस हो इंडिया में और जिसके नेटवर्क हो रुपीज 100 crore और हायर, वो भी सीबी इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनी अदर एंटिटी स्पेसिफिकली परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड कोई भी अदर एंटिटी जिसे आरबीआई परमिट करता है वो भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं. ऑल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सीपी अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सीपी.
तभी इंडिया के रेसिडेंट और एनआरआई परमिटेड है सीपी में इन्वेस्ट करने के लिए अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। Eligible participant or issuer shall obtain credit rating for the issuance of CP from any one of the SEBI registered credit rating agencies। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट से इश्यूअर है, जो कमर्शियल पेपर को इशू करने वाले हैं, जो इशू करना है जिन्हें भी, उन्हें एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसे रेटिंग लेनी होती है। द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग शैल बी E3 एज पर रेटिंग सिंबल एंड डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। एंड उनके जो कमर्शियल पेपर की अगर उन्हें इशू करना है तो उनकी रेटिंग मिनिमम E3 होनी चाहिए। द इशूअर शैल इंश्योर दैट एट द टाइम इशुएंस ऑफ सीपी that the rating so given is current and not due for review। और जो रेटिंग दी गई है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी रिव्यू पेंडिंग नहीं होना चाहिए। एलिजिबल इशुअर्स whose total CP issuance during a calendar year is rupees 1000 crore or more shall obtain credit rating for issuance of CP from at least 2 CRAs registered with SEBI and should adopt the lower of the two ratings। और कुछ ऐसे इशुअर्स जिनका सीपी इंश्योरेंस एक कैलेंडर ईयर में 1000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है या 1000 करोड़ हो चुका है, उन्हें 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होती है और वो रेटिंग एडॉप्ट करनी होती है जो उन दोनों में लोएस्ट हो। आर इशूड एट ए डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू लाइक ट्रेजरी बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीपी भी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं टू देयर फेस वैल्यू। और नेक्स्ट टॉपिक इज Repo। Let us read about Repo। Repo is a repurchase agreement entered into between eligible counterparties for borrowing and lending of funds on a collateralized basis। Repo एक repurchase agreement होता है जिसके अंदर 2 eligible counterparties होते हैं, one that borrows and one that lends। and इसके अंदर एक collateral भी include किया जाता है ट्रेड में। and after returning the borrowed funds, जिस भी पार्टी ने फंड बोरो किया होता है वो लेटर ऑन लैंडिंग पार्टी से अपना कोलेटरल रीपरचेज कर लेती। A repo involves selling of a security with an agreement to repurchase the same at a future date at a predetermined price। Like we discussed अभी, जैसे मैंने आपको बताया, रेपो में इन्वॉल्व होता है सेलिंग ऑफ ए सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी को सेल अप करते हैं और विद एन एग्रीमेंट के साथ कि इसे एक पर्टिकुलर डेट पे, फ्यूचर डेट पे एंड प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे वापस रीपरचेज कर लिया जाएगा। द सेलर ऑफ सिक्योरिटी रिसीव्स फंड, जो सिक्योरिटी का सेलर होता है उसे फंड रिसीव हो जाते हैं, व्हाइल द बायर ऑफ सिक्योरिटी रिसीव कोलैटरल फॉर द फंड्स दैट हैज बीन लेंट। बायर होता है उसे कोलैटरल रिसीव हो जाता है अगेंस्ट द फंड जो उसने फंड दिया था, लेंट किया था, उसके अगेंस्ट में उसे कोलैटरल रिसीव हो जाता है। द रेट एट विच द सिक्योरिटी विल बी repurchased in the second leg of the repo is derived from the rate of interest payable on the funds lent and known as repo rate। पूरी ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फंड्स पे जो इंटरेस्ट पेएबल होता है उसी रेट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। Let us read some more about repo। Repo transactions are permitted between counterparties and instruments permitted by Reserve Bank of India। The eligible securities for repo transaction are government securities issued by central government or state government, listed corporate bonds, debentures, commercial papers, certificate of deposits, and unit of debt exchange credit funds। Reserve Bank of India के थ्रू जो भी पार्टीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स परमिट किए जाते हैं वही रेपो ट्रांजेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। जो एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर आर कौन सी है, गवर्नमेंट पे जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ETFs। These are some example of eligible securities under repo transaction। The eligible participants for repo transaction are any regulated entity, any listed corporate, any unlisted company which has been issued special securities by Government of India using only one such special securities as collateral, and any all India financial institution like Exim Bank, NABARD, NHB and SIDBI। रेपो ट्रांजेक्शन्स में एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं?
कोई भी लिस्टेड कॉर्पोरेट, एनी अनलिस्टेड कंपनी एंड एनी ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचपी एंड सिडबी, ये सब रेपो ट्रांजैक्शंस में पार्ट ले सकते हैं. Besides, any other entity approved by Reserve Bank from time to time for this purpose can participate in repo transaction. इन सब के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी एंटिटी को अगर आरबीआई अलाउ करता है वो भी रेपो ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. A reverse repo transaction involves the buying of securities and lending of short-term surplus in the first leg and selling the security at a predetermined rate in the second leg. रिवर्स रेपो रेपो का बिल्कुल अपोजिट होता है. ऑटोमेटिकली देयरफॉर अ रेपो ट्रांजैक्शन फॉर वन काउंटर पार्टी बिकम्स ए रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन फॉर अदर काउंटर पार्टी. रेपो ट्रांजैक्शंस में क्या होता था, फंड प्रोवाइड में क्या होता था, फंड प्रोवाइड करके सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता था एंड लेटर ऑन उस फंड पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके वापस एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे प्री डिटरमाइंड डेट पे वो सिक्योरिटीज वापस परचेज कर ली जाती थी. बट इन रिवर्स रेपो सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है अगेंस्ट लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, जो भी सरप्लस फंड होता है उसके अगेंस्ट पहली लेग में, और सेकंड लेग में उसी सिक्योरिटी को सेल ऑफ कर दिया जाता है एक प्री डिटरमाइंड रेट और प्री डिटरमाइंड डेट. सो इस वे में हम देखें तो एक पार्टी के लिए जो ट्रांजैक्शन रेपो है वो अदर पार्टी के लिए रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होती है एंड वाइस वर्सा. To facilitate equitable access to all market participants for trading, tri-party agents are authorized by RBI and SEBI to provide trading platform. A repo contract where a third entity apart from borrower and lender, known as tri-party agent, act as an intermediary between the two parties to the repo to facilitate services like collateral selection, payment and settlement, custody and management during the life of transaction is called tri-party repo. एक रेपो कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड एंटिटी होती है बोरोवर और लेंडर के अलावा, जिसे हम ट्राई पार्टी एजेंट के नाम से जाते हैं, और वो एक्ट करते हैं एज एन इंटरमीडियरी इन दो पार्टीज के बीच में. और इनकी जो बेसिक सर्विस होती है वो होती है कोलैटरल सिलेक्शन, पेमेंट और उसकी सेटलमेंट, और कस्टडी और उसकी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ट्रांजेक्शन. जब तक ये ट्रांजेक्शन चलती है इनका मेन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होती है कोलैटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट. ऐसी रेपो ट्रांजैक्शन जिसमें बोरोवर और लेंडर के अलावा एक थर्ड पार्टी एजेंट होता है, ट्राई पार्टी एजेंट होता है, उसी को हम ट्राई पार्टी रेपो के नाम से जानते हैं. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO एंड टारगेटेड LTRO. Targeted long-term repo operations are long-term repo operations conducted by RBI to ensure adequate liquidity at the longer period for specific sectors. Targeted long-term repo operations होते हैं जो कि RBI के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, एंड अंडर दिस रेपो ऑपरेशन ये इंश्योर किया जाता है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी रहे लॉन्गर पीरियड के लिए किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में. Under LTRO, the RBI auctions funds to banks for making investments in prescribed corporate and other investment. The purpose of TLTRO is to ensure that there is enough liquidity in market like corporate bond market. Under long-term repo operations, RBI auction करता है कुछ funds का banks को ताकि वो बैंक इन्वेस्ट कर सके एक prescribed corporate and other instruments में. अब जो पर्पस होता है लॉन्ग टर्म टारगेटिव रेपो ऑपरेशंस का, ये इंश्योर करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में इनफ लिक्विडिटी रहे मार्केट्स में. लेट अस रीड सम मोर अबाउट टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस. व्हाई TLTRO? Corporate were finding it difficult to mobilize funds as there were large sell-off in the corporate bonds in the context of COVID-19 pandemic and the accompanying economic risk. Therefore, providing liquidity to the corporate bond market was the prime objective of TLTRO. Let us see the prime objective of TLTRO. किस लिए targeted long-term repo operations introduced किए गए? Because of COVID-19 pandemic, corporates थे उनको डिफिकल्टी हो रही थी मोबिलाइज करने के लिए फंड्स के, बिकॉज ऑफ लार्ज सेल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लार्ज सेल ऑफ हो गया था, एंड कुछ इकोनॉमिक रिस्क के कारण भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लार्ज क्वांटिटी में सेल ऑफ हुआ था.
इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस की। Where the bank must invest their funds, बैंक्स को कहाँ पर जो आरबीआई ने इन्हें फंड दिया था वो कहाँ इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। अंडर द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, बैंक मस्ट इन्वेस्ट द मनी borrowed from TLTROs from RBI for the purchase of security from primary secondary market. On the other hand, in the case of TLTRO 2.0, which was another version of TLTRO, banks were required to invest in debt instrument issued by NBFCs and MFIs. अंडर TLTRO बैंक्स को जो अमाउंट जो मनी मिला था आरबीआई से वो उन्हें इन्वेस्ट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज की परचेज के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड TLTRO 2.0 में जो बैंक्स को फंड मिले थे उन्हें वो इन्वेस्ट करना है डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो कि NBFCs और MFIs के थ्रू इशू किए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये मनी मार्केट का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट रहा, कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू देयर। और अदरवाइज आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने क्वेश्चंस क्वेरी रेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँ। तो लेट अस मूव टू आवर सम टर्मिनल क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी। नोटिस मनी का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? एज वी कैन सी इन द टॉपिक, here it is written between 2 days to 14 days which is known as notice money. Notice money का maximum period होता है 14 days. So the answer to this question is 14 days. And next question is who is the issuing authority of treasury bills? तो treasury bill topic में पढ़ा था कि treasury bills क्या होती है, debt obligation होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो the issuing authority for treasury bills will be central government of India. Let us move to our next question. What is the minimum net worth required for a corporate to issue certificate of deposit? कहीं भी इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। तो द आंसर इज देयर इज नो मिनिमम नेटवर्थ। लेट अस मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? LTROs के लिए मैक्सिमम टेन्योर कितना है? अभी हमने पढ़ा LTROs के लिए मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो होता है 3 years। फ्रेंड्स यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर कॉलीग्स। थैंक यू।